नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की कक्षा में। दोस्तों, हमारा आज का जो टॉपिक है वह पद्य शिक्षण है। पिछली कक्षा में हमने गद्य शिक्षण के विषय में चर्चा की थी। भाषा शिक्षण की विधियों में जो भाषा की विधा हैं, जिनमें गद्य, पद्य, नाटक, व्याकरण, अनुवाद, ये जो विधाएं हैं, इसी के क्रम में आज हम पद्य शिक्षण जो है उसके विषय में हम चर्चा करेंगे कि बालकों को पद्य जब पढ़ाया जाता है तो उस पद्य का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, पद्य शिक्षण क्यों करवाया जाता है। अपन इसके उद्देश्यों की बात करें तो इसके पीछे क्या उद्देश्य हैं, पद्य के भेद कितने हैं, फिर पद्य शिक्षण की जो विधियां हैं वो कौन कौन सी हैं, इनके विषय में आज हम विस्तार से अध्ययन करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को, जिसका नाम है पद्य शिक्षण। देखिए, सबसे पहले हम बात करें ये जो पद्य शिक्षण है, इस पद्य शिक्षण को हम काव्य शिक्षण या आप इसको जो है कविता शिक्षण, इन नामों से भी पुकार सकते हैं। पद्य शिक्षण को काव्य शिक्षण या कविता शिक्षण के नाम से भी जाना जाता है। ये तो रही बात इसकी पद्य की, जिसको हम कौन कौन से नामों से जानते हैं। देखिए, पद्य शब्द की हम बात करें तो सबसे पहले अपन के पद्य जो हैं, इस पद्य का सर्वप्रथम दर्शन जो है, सर्वप्रथम जो ऋग्वेद है, इस ऋग्वेद में हमें सबसे पहले पद्य के ऋग्वेद में दर्शन होते हैं। साहित्य की हम बात करें, विश्व के जितने भी साहित्य हैं, सभी साहित्यों में संस्कृत साहित्य और वैदिक साहित्य है वो सबसे प्राचीन साहित्य हैं। और वेदों में भी यदि हम बात करते हैं तो ऋग्वेद जो है वो संपूर्ण विश्व की सबसे प्राचीन पुस्तक है। ये तो रही बात अपने इसकी। तो ऋग्वेद में ही पद्य के दर्शन देखने को मिल जाते हैं। फिर उसके बाद ऋग्वेद के बाद अन्य जो हैं कवि आए हैं, और कवियों में जैसे सबसे पहले हम बात करें अपने लौकिक संस्कृत की, जहाँ बात करते हैं तो आदि कवि के नाम से वाल्मीकि प्रसिद्ध हुए हैं। फिर उसके बाद में जैसे वेदव्यास जी आए हैं, और इसी क्रम में फिर आगे से आगे कवि चलते रहे। तो यहाँ पर हम पद्यों की बात करें तो वेदों से चल करके फिर लौकिक साहित्य में भी इस पद्य का दर्शन हो गया, और फिर पद्य जो है अपनी भाषा की विधा के रूप में भी स्वीकार हो गए हैं। अब हम बात करें थी इस पद्य की कि ये पद्य कहते किसे हैं, काव्य कहते किसे हैं। तो अलग अलग विद्वानों ने जो है, साहित्यकारों ने इस पद्य की अलग अलग रूप में परिभाषाएं दी हैं। तो एक एक जो विद्वान हैं, इन्होंने किस किस रूप में पद्य की परिभाषाएं दी हैं, फिर उसके बाद में पद्य के भेद कितने माने गए हैं, इन सब की चर्चा चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम पद्य शिक्षण के मुख्य उद्देश्य की बात करें तो पद्य शिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य है वह माना गया है रसानुभूति। पद्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या माना गया है, रसानुभूति माना गया है। यदि आपके ऑप्शन में रसानुभूति नहीं आता है तो फिर उसका मुख्य उद्देश्य हो जाएगा सौंदर्यानुभूति। एक बात तो ये। नंबर 2, फिर उसके बाद में जैसे हम बात करें ये जो पद्य है वो कौन से काव्य की श्रेणी में रखा गया है, तो काव्य के मुख्यतः 2 भेद माने गए हैं, जिनमें एक तो दृश्य काव्य और एक माना गया है कौन सा, श्रव्य काव्य। दृश्य काव्य में तो आता है क्या, नाटक। नाटक को तो दृश्य काव्य की श्रेणी में रखा गया है, जबकि हम श्रव्य काव्य की श्रेणी की यदि हम बात करें तो श्रव्य काव्य में गद्य, पद्य और दोनों का मिश्रण क्या, चंपू, ये जो हैं वो श्रव्य काव्य में शामिल किए जाते हैं। फिर इसी प्रकार यदि हम पद्य के भेदों की बात करें तो पद्य के मुख्यतः 3, जैसे महाकाव्य, खंड काव्य, मुक्तक काव्य, इस रूप में सामान्यतः इनको विभाजित किया गया। ये तो एकदम नॉर्मल सी बातें हैं। सबसे मेन बात जो है अब है पद्य की परिभाषाओं की, कि पद्य की परिभाषा, हम पद्य जो है, कविता जो है, काव्य जो है, किसे कहें। तो इस पद्य की परिभाषाओं को लेकर के अन्य अनेक जो साहित्यकार हुए हैं या अनेक जो पुस्तकें हैं, उनके अनुसार इसकी अलग अलग परिभाषाएं दी गई है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं तैत्तिरीयोपनिषद के अनुसार। तैत्तिरीय जो उपनिषद है, इस उपनिषद के अनुसार पद्य की परिभाषा में ये कहा गया है, रसो वै रसम हेवायम लब्ध्वा आनंदो भवति। ये परिभाषा दी गई कि रसो वै रसम हेवायम
लब्ध्वा आनंदो भवति, हेवायम लब्ध्वा आनंदो भवति। इसका मतलब ये है कि रसो वै रसम ही धन एव धन अयम, अयम लब्ध्वा एव आनंदः भवति रसम रसो वै। जिसको प्राप्त करने से, जिसको प्राप्त करने से आनंद होती है, सर्वोत्कृष्ट जो आनंद की प्राप्ति होती है, रसम वह क्या होता है, रस है। और रस ही क्या है, काव्य है। तैत्तिरीय उपनिषद में ये कहा कि जिसको प्राप्त करने से आनंद की अनुभूति होती है। अब यहाँ प्राप्त करने से तात्पर्य पढ़ने से है, उसका अध्ययन करने से है, अर्थात ऐसी रचना या ऐसी विधा या ऐसी इकाई जिसका अध्ययन करने से हमें आनंद की अनुभूति होती है, वह रस होता है। और रस को ही इन्होंने क्या कहा है, तैत्तिरीय उपनिषद में रस को ही कहा गया है कि रस ही क्या है, काव्य है। नंबर 2, अपन जैसे बात करें आचार्य विश्वनाथ जी के अनुसार, तो विश्वनाथ जी ने अपने साहित्य दर्पण नामक पुस्तक में पद्य की जो परिभाषा दी है, काव्य की जो परिभाषा दी है, उन्होंने ये कहा है वाक्यम रसात्मकम काव्यम, रस से युक्त वाक्य। और रस का मतलब है आनंद प्रदान करने वाला, रसानुभूति कराने वाला। रस से युक्त वाक्य है वही क्या है, इन्होंने ये कहा कि जो रस से युक्त वाक्य है वही वाक्य जो है काव्य कहलाता है। इन्होंने काव्य की परिभाषा में ये कहा है कि रस से युक्त वाक्य क्या रहेगा, काव्य रहेगा। फिर जगन्नाथ जो हुए हैं, आचार्य जगन्नाथ ने जो है अपने इसमें काव्य की परिभाषा के विषय में इन्होंने ये कहा है कि रमणीयार्थ है प्रतिपादक शब्द है काव्य। रमणीयार्थ है, रमणीय अर्थ को, सुंदर अर्थ को प्रतिपादक है, प्रकट करने वाला शब्द है। शब्द जो है वही क्या है, काव्यम, काव्य है। आचार्य जगन्नाथ जो हैं वे कहते हैं कि रमणीय अर्थ को, सुंदर अर्थ को प्रकट करने वाला जो वाक्य है, शब्द समूह है, शब्द जो है वही क्या है, काव्य है। ठीक इसी प्रकार अगली यदि हम परिभाषा की बात करें तो आचार्य जो भामह हुए हैं, भामह ने कहा है, भामह ने ये कहा है, क्या कहा है भामह ने काव्य के रूप में, ये कहते हैं कि शब्दार्थौ सहितौ, शब्दार्थौ सहितौ काव्यम, शब्द और अर्थ से सहित, शब्द और अर्थ सहित जो रचना है वही रचना क्या कहलाती है, काव्य कहलाती है। भामह इस रूप में ये परिभाषा देते हैं कि शब्द और अर्थ सहित रचना काव्य होगी। आचार्य जगन्नाथ कहते हैं कि सुंदर अर्थ को प्रकट करने वाला शब्द काव्य है, और विश्वनाथ जी कहते हैं कि रस से युक्त जो वाक्य है वही काव्य है। ठीक इसी श्रेणी में यदि आचार्य मम्मट की हम बात करें तो आचार्य मम्मट ने जो परिभाषा दी है वो एक सटीक परिभाषा इन्होंने दी है कि काव्य क्या होगा, किसे हम काव्य कहेंगे। तो आचार्य मम्मट कहते हैं कि तद एदोषौ शब्दार्थौ स गुणावनलंकृति पुनः क्वापि, तत् एदोषौ, तदोषौ संधि विच्छेद करेंगे, तत् धन एदोषौ, तत् काव्यम, वह काव्य है जो एदोषौ, दोषों से रहित हो। फिर उसके बाद शब्दार्थौ, शब्द और अर्थ से युक्त होगा। स गुणौ धन अनलंकृति, स गुणौ, गुणों से युक्त होगा। अनलंकृति, चाहे उसमें अलंकार हो या न हो। पुनः, फिर चाहे अलंकार हो या न हो। मम्मट कहते हैं कि ऐसी रचना जो दोषों से रहित हो, गुणों से युक्त हो, शब्द और अर्थ से युक्त हो, चाहे उसमें अलंकार हो या न हो, वह क्या हो जाएगी, काव्य होगी। ये आप इस रूप में कह रहे हैं। तो इनका अर्थ ये हो गया कि दोष से रहित, शब्द व अर्थ से युक्त, गुणयुक्त रचना, चाहे उसमें अलंकार है या फिर नहीं है, उसे ही क्या कहेंगे, काव्य कहेंगे। ये मम्मट ने काव्य की परिभाषा में कहा है, पद्य की परिभाषा में कहा है। अब ये अपन ने जितने भी परिभाषाएं पढ़ी हैं उन सभी परिभाषाओं के अनुसार यदि हम देखें तो सार रूप में हमारे पास एक बात जरूर आ रही है। क्या आ रही है कि ऐसी रचना जो दोष रहित होगी, रस से युक्त होगी, गुण एवं रीति से युक्त होगी, इसी प्रकार वह अलंकार से युक्त होगी, तथा शब्द एवं अर्थ से युक्त होगी। ऐसी छंदोबद्ध रचना ही क्या कहलाती हैं, काव्य कहलाती है। ये सारी परिभाषाओं का जो सार है इस परिभाषा में दे दिया गया है। अब देखिए इन परिभाषाओं की बात हम करें तो देखिए पद्य में है रस होगा, रीति होगी, छंद अलंकार होंगे, गुण होंगे, ये सारी बातें जो हैं वो उस पद्य में समाहित होंगी। इस रूप में यहाँ सामान्य से पद्य की परिभाषाओं के विषय में कहा गया है। अब उसके बाद हम बात करें इसको आगे लेकर पद्य शिक्षण के उद्देश्य।
बालकों को पद्य क्यों पढ़ाया जाता है, कविता क्यों पढ़ाई जाती है, तो अलग अलग स्तर के अनुसार यदि हम इनके उद्देश्यों की बात करते हैं तो सबसे पहले हम पाते हैं पद्य शिक्षण के प्राथमिक स्तर पर उद्देश्य है कि बालकों को पद्य क्यों पढ़ाया जाता है। तो प्राथमिक स्तर पर जो पद्य पढ़ाया जाता है उसके पीछे ये उद्देश्य रखा गया है, एक तो आनंद का वातावरण विकसित करना। छोटे बालकों की जो कक्षाएं होती हैं उनमें आनंदमय वातावरण बनाने के लिए पद्य पढ़ाए जाते हैं, कविता पढ़ाई जाती है। नंबर 2, छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करने के लिए, संस्कृत के प्रति छात्रों में रुचि उत्पन्न करने के लिए, और इसी प्रकार पद्य शिक्षण द्वारा छात्रों में नैतिक मूल्यों का विकास करने के लिए बालकों को प्राथमिक स्तर पर पद्य पढ़ाए जाते हैं। इसी श्रेणी में यदि हम माध्यमिक स्तर की बात करें तो माध्यमिक स्तर में जो है वो बालकों को पद्य क्यों पढ़ाए जाते हैं, तो इसके पीछे उद्देश्य रखे गए हैं। कविता में जो कवि के मूल भाव हैं उन मूल भावों को समझने की क्षमता विकसित करने के लिए पद्य पढ़ाए जाते हैं। नंबर 2, छात्रों को छंद अलंकार, छंद हैं, अलंकार हैं आदि जो भी साहित्यिक तत्व हैं, इन साहित्यिक तत्वों का ज्ञान प्रदान करने के लिए इनको जो कविता पढ़ाई जाती है। तीसरा, छात्रों को काव्यगत सौंदर्यानुभूति के लिए, छात्रों को काव्यगत सौंदर्यानुभूति के लिए और उनको प्रेरित करने के लिए जो है वह काव्य पढ़ाए जाते हैं। उसके बाद अगला उद्देश्य की अब बात करें तो छात्रों में कल्पना शक्ति और तर्क शक्ति का विकास करने के लिए पद्य पढ़ाया जाता है। अगला उद्देश्य है छात्रों में काव्यों की रसानुभूति कराने के लिए ही बालकों को पद्य पढ़ाए जाते हैं। माध्यमिक स्तर पर पद्य के ये उद्देश्य हैं। उसके बाद यदि हम बात करें उच्च स्तर पर, तो उच्च स्तर पर जो है वो ये उद्देश्य दिए गए हैं कि काव्य में विद्यमान जो गूढ़ या रहस्यपूर्ण भाव हैं, जो छुपे हुए भाव हैं, केंद्रीय भाव जिन्हें हम कहें, उनको समझने की क्षमता विकसित करने के लिए पद्य पढ़ाए जाते हैं। उसके बाद काव्यगत संदेश से परिचित कराने के लिए, काव्यगत संदेश से अभिप्राय होंगे कविता के माध्यम से कवि पाठकों को क्या संदेश देना चाह रहा है, उस संदेश का परिचय कराने के लिए बालकों को कविता पढ़ाई जाती है। फिर केंद्रीय भाव को समझने की क्षमता उत्पन्न करने के लिए, इसी प्रकार सृजनात्मक शक्ति का विकास करने के लिए, फिर तर्क शक्ति, चिंतन शक्ति का उच्च स्तरीय विकास करने के लिए, और अंत में हम बात करें तो काव्य में जो विद्यमान सत्यम शिवम सुंदरम का जो भाव है, जो भावना होती है, इससे परिचित कराने के लिए, इसको दिखाने का, इसका दर्शन कराने के लिए ही बालकों को जो है वो काव्य पढ़ाए जाते हैं, पद्य पढ़ाए जाते हैं, कविता पढ़ाई जाती है। ये प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर और हम बात करें उच्च स्तर, इनके अनुसार, स्तरों के अनुसार पद्य शिक्षण के जो उद्देश्य हैं उनकी चर्चा हुई। अब इसके बाद आगे चर्चा करते हैं पद्य शिक्षण की विधियों को लेकर कि पद्य शिक्षण की विधियां, प्राथमिक स्तर पर जो पद्य शिक्षण की विधियां हैं वे गीत एवं नाट्य विधि, या आप इसको कहते हैं गीताभिनय विधि, गीत नाट्य विधि या गीताभिनय विधि। दूसरी है भाषानुवाद विधि, जिसको अर्थबोध विधि या अर्थकथन विधि के नाम से भी जाना जाता है। माध्यमिक स्तर पर प्रयुक्त होने वाली विधियों में दंडान्वय विधि, इसी प्रकार खंडान्वय विधि और व्याख्या विधि। उच्च स्तर पर प्रयुक्त होने वाली में व्यास विधि है, तुलना विधि है, समीक्षा विधि है, टीका विधि है। ये जो विधियां हैं वो उच्च स्तर पर प्रयुक्त होने वाली पद्य शिक्षण की विधियां हैं। अब उसके बाद एक एक जो अपनी विधियां हैं उनको डिटेल से पढ़ते हैं। सबसे पहले नाम आ गया आपके पास आदर्श नाट्य विधि, आपके गीत नाट्य विधि, गीत नाट्य विधि, इसी को हम कह सकते हैं गीताभिनय विधि। गीत नाट्य विधि या गीताभिनय विधि, देखिए इसके नाम से ही परिभाषा है। इसमें लिखा है गीत नाट्य, गीत गाना और नाट्य करना। नाट्य से तात्पर्य क्या है? अभिनय। गीत गाना और अभिनय करना, मतलब इसमें ये होता है विषय वस्तु के रूप में शिशु गीत, बाल गीत या छोटे छोटे संस्कृत गीत होते हैं, और शिक्षक उन बालकों को जब ये गीतों को पढ़ाता है तो गीतों में जैसे भाव आ रहे हैं, गीतों को एक जो है श्लोक आदि जो हैं उनको गेय शैली में, गीत शैली में गाते हुए पढ़ाता है, और जैसे ही गीतों में भाव आ रहे हैं उन्हीं भावों के अनुसार अपने अंग संचालन आदि करते हुए अभिनय भी करने लग जाता है। उसी विधि को कहा जाता है
गीत नाट्य विधि या गीत अभिनय विधि। फिर से सुनिए, प्राथमिक स्तर पर जो शिशु गीत, जिन्हें बाल गीत कह सकते हैं, संस्कृत गीत हैं, छोटे छोटे श्लोक हैं, उनको जब शिक्षक पढ़ाता है तो पढ़ाते समय वो उस श्लोक को या उस गीत को गाता है और गाते हुए ही उस जैसे उस गीत में भाव आ रहे हैं उन्हीं भावों के अनुसार अपने अंग संचालन आदि का कार्य करने लग जाता है। और इस प्रकार जो पाठ पढ़ाया जाता है उस विधि को कहा जाता है गीत नाट्य विधि। इस विधि का प्रयोग जो है वो प्राथमिक स्तर की कक्षाओं में होता है, क्योंकि वहाँ पर जो गीत होते हैं वो शिशु गीतों के रूप में होते हैं, बाल गीतों के रूप में होते हैं, संस्कृत गीतों के रूप में होते हैं। और वहाँ पर जो गीत होते हैं वो छोटे छोटे लघु होते हैं, उनमें कोई गूढ़ रहस्य छुपे हुए नहीं होते हैं, सरल भाषा के गीत होते हैं। इसलिए संस्कृत के प्रति बालकों में रुचि उत्पन्न करने के लिए और विषय वस्तु को सरलता से समझाने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि आपने ये देखा होगा छोटे बालक जो होते हैं उनमें गीतों में स्वाभाविक ही रुचि होती है, इसलिए यहाँ पर इस विधि का प्रयोग किया जाता है गीत नाट्य विधि का। तो चलिए चर्चा करते हैं इस पर। सबसे पहले गीत एवं नाट्य विधि या गीत नाट्य विधि की हम बात करें, इसमें कहा इस विधि के अंतर्गत शिक्षक पद्य को गाकर तथा भावों के अनुसार अभिनय करते हुए शिक्षण कार्य कराता है। अब अपन ये बात कह सकते हैं किसी भी कार्य को करने के लिए जितनी अधिक इंद्रियां सक्रिय होंगी, इंद्रियां जितनी अधिक सक्रिय रहती हैं वह कार्य उतना ही अधिक जो है सफल होता है। अतः प्रारंभिक स्तर के छात्रों को गीत एवं श्लोकों को अभिनय करते हुए फिर शिक्षण कार्य कराना चाहिए। ऐसा कराने से शिक्षण कार्य जो है ज़्यादा प्रभावी होता है। इस विधि में जो विषय के रूप में जो गीत माने जाते हैं वो बाल गीत, संस्कृत के छोटे छोटे श्लोक एवं संस्कृत गीत जो हैं वो विषय के रूप में होते हैं। बालकों की गीतों में स्वाभाविक रुचि होती है, अतः अध्यापक गीतों को लय पूर्वक गाकर ही शिक्षण कार्य कराता है। इस विधि में बालकों को लय, ताल आदि का परिचय प्रदान करना ही गीतों का मुख्य उद्देश्य होता है। ये सामान्य सी जो सरल सी विधि है अपनी, वह है गीत नाट्य विधि। इस विधि के हम गुण दोषों की बात करें तो प्राथमिक स्तर पर पद्य शिक्षण के लिए उचित मानी जाती है और इसमें छात्रों में संस्कृत के प्रति रुचि उत्पन्न करने में यह उपयोगी है। यदि हम इसके बात करें आगे तो इस विधि द्वारा विषय वस्तु को सरल रूप प्रदान किया जाता है, इसलिए छात्रों को अधिगम भी जो है वो सरलता से हो जाता है और इसमें छात्र स्वयं भी सक्रिय होकर के भाग लेते हैं। क्योंकि गीतों में अभी आपने कहा बालकों की रुचि होती है, इसलिए खुद भी वे सक्रिय होकर के भाग लेते हैं। दोष यह है कि इसमें पद्य में निहित जो मुख्य भाव हैं उन मुख्य भावों को स्पष्ट करने की ओर ध्यान नहीं दिया जाता है और साथ में के सभी स्तरों पर यह विधि प्रयुक्त नहीं हो सकती है। ये इसके सामान्य से कुछ दोष हैं। पहली विधि हो गई अपनी कौन सी, गीत नाट्य विधि। नंबर 2 दूसरी विधि की हम बात करें तो दूसरी विधि अपन ने ये कही भाषानुवाद। भाषानुवाद विधि या इसको आप अर्थबोध विधि, भाषानुवाद विधि कोई किस नाम से जाना जाता है, अर्थबोध विधि के नाम से जाना जाता है। जैसे कि इसके नाम में परिभाषा है, शिक्षक जब संस्कृत के श्लोक के जो पाठ आदि जब पढ़ाता है तो क्या करता है, उस श्लोक को पहले तो एक एक शब्दों का मातृभाषा, जैसे हिंदी भाषा की हम बात कर लें, उस श्लोक के एक एक शब्दों का पहले मातृभाषा में अनुवाद करता है। भाषा अनुवाद, मातृभाषा में अनुवाद, पहले तो श्लोक के एक एक शब्दों का मातृभाषा में अनुवाद कर देता है, फिर संपूर्ण श्लोक को एक साथ मातृभाषा में अनुवाद करते हुए पढ़ा देता है। उसी विधि को कहा जाता है कौन सी विधि, भाषा अनुवाद विधि। ठीक है, एक बात और ध्यान रखना, ये पद्य शिक्षण की इस विधि को ही कौन सी विधि मानी जाती है, परंपरागत विधि। इस विधि को पद्य शिक्षण की परंपरागत विधि के नाम से भी जाना जाता है। इसमें छात्र जो हैं वो प्राय शिक्षक जैसे जैसे उस श्लोक को पढ़ाता है तो उसके अर्थ आदि को रटने की प्रवृत्ति बालकों में विकसित हो जाती है। संक्षिप्त सी विधि है कौन सी, भाषानुवाद विधि। देखिए इसमें भाषानुवाद विधि की हम बात करें तो इसको एक तो अर्थबोध विधि के नाम से जाना जाता है, नंबर 2 पद्य शिक्षण की परंपरागत विधि है। फिर इसके बाद होता क्या है, शिक्षक जो है सर्वप्रथम श्लोक को पढ़कर उसके प्रत्येक शब्द का मातृभाषा में अर्थ बताता है, उसके बाद संपूर्ण श्लोक का अर्थ को एक साथ बता दिया जाता है।
इस विधि द्वारा शिक्षण कराते समय शिक्षक अधिक सक्रिय रहता है, किंतु छात्रों को सक्रिय रखने के लिए वह कभी कभी शब्दों का अर्थ छात्रों से निकलवाने की कोशिश करता है। बाकी यदि संपूर्ण विधि के अंतर्गत देखें तो छात्र इतने ज़्यादा सक्रिय नहीं होते जितने कि इस विधि में शिक्षक सक्रिय रहता है। शिक्षक को तो सक्रिय रहना ही है, क्योंकि वह पहले शब्दों का अर्थ बताता है, फिर संपूर्ण श्लोक का एक साथ अर्थ बता दिया जाता है। उसके बाद हम बात करें गुण और दोषों की तो देखिए प्राथमिक स्तर के लिए भी उपयोगी ये व्यावहारिक विधि है। इस व्यावहारिक विधि क्यों है? इसलिए है क्योंकि बालकों की जो व्यवहार की भाषा है, मातृभाषा, उसी के अंदर इसका अर्थ बताते हुए फिर शिक्षण कार्य करवा दिया जाता है। फिर एक बात और कह सकते हैं, इस विधि द्वारा शिक्षण कराने से छात्रों को हिंदी भाषा में संस्कृत शब्दों का भी ज्ञान होने लगता है, और इस विधि से जो समझ आने अवबोध होता है वो शीघ्र हो जाता है। ये सामान्य से इस विधि के गुणों की चर्चा हुई। दोषों में हम बात करें तो अमनोवैज्ञानिक विधि मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? इसलिए मानी जाती है, एक तरफ तो आप कह रहे हो कि सर अर्थ ग्रहण शीघ्रता से होता है, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि अमनोवैज्ञानिक है। अमनोवैज्ञानिक इसलिए है क्योंकि बालक इसमें जो है रटने लग जाते हैं, इसमें रटने की प्रवृत्ति का विकास ज़्यादा होने लगता है, इसमें छात्रों में रटने की प्रवृत्ति का विकास होने लगता है। इस विधि द्वारा यदि हम शिक्षण कराएं तो कई बार जो है पद्य में जो सौंदर्य होता है, सौंदर्यानुभूति होनी चाहिए, उसकी भी उपेक्षा होने लगती है। इसलिए यह विधि जो है पद्य शिक्षण की कौन सी विधि मानी जाती है? नीरस विधि मानी जाती है। ये अपने जो पद्य शिक्षण की दो विधियां होगी, एक तो गीत एवं नाट्य विधि और दूसरी हो गई कौन सी? भाषानुवाद विधि। उसके बाद हम आगे चलते हैं माध्यमिक स्तर की विधियों में। माध्यमिक स्तर की विधियों में सबसे पहले आती हैं दंडान्वय विधि की हम बात कर लेते हैं। अगली विधि की यदि हम बात करें तो नंबर 1 दंडान्वय। दंडान्वय विधि। अब दंडान्वय विधि क्या है इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए दंडान्वय विधि के जो प्रवर्तक माने गए हैं वे तो माने गए हैं ओंकार दास। दंडान्वय विधि के जो प्रवर्तक माने गए हैं वे ओंकार दास माने गए हैं, और इनकी जो पुस्तक है इस पुस्तक का नाम है अन्वय प्रबोध। ओंकार दास की पुस्तक का नाम अन्वय प्रबोध है। अन्वय प्रबोध में ध्यान से सुने, अन्वय प्रबोध में अन्वय जो है, इस अन्वय के भेद बताए गए हैं कितने? अन्वय के भेद बताए गए हैं दो भेद कौन से बताए गए हैं? नंबर 1 पहला जो भेद बताया गया है वो तो बताया गया है दंडान्वय, ठीक है, और दूसरा जो भेद बताया गया है वह बताया है कौन सा? खंडान्वय। और यहीं से आपकी रीट के एग्जाम में एक प्रश्न भी आया था, अन्वय का द्वितीय भेद कौन सा है? ये प्रश्न पूछा था आपसे, अन्वय का दूसरा भेद कौन सा है? तो अन्वय का दूसरा भेद कौन सा है? खंडान्वय। ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद आगे चर्चा करते हैं ये दंडान्वय होता क्या है, खंडान्वय क्या होता है। तो सबसे पहले तो हम अन्वय की ही बात कर लें। अन्वय क्या होता है? तो देखिए पद्य शिक्षण में अन्वय का विशेष महत्व होता है। अन्वय का मतलब ये होता है किसी भी शब्द का, किसी भी श्लोक का अर्थ ज्ञान करने के लिए शब्दों को एक सही क्रमबद्ध तरीके से जचा लेना ही अन्वय है। जब हम शब्दों का अन्वय कर लेते हैं, संबंध बिठा लेना, सही क्रम से उनको जचा लेना, ऐसे मान लीजिए, है ना, तब जा करके हमें जो अर्थ ज्ञान करना होता है वो सही क्रमबद्ध तरीके से होता है। तो आप ऐसे कह सकते हैं पद्य में शब्दों को सही क्रमबद्ध तरीके से जचा करके, समायोजित करके, उनका संयोजन करके फिर उसके बाद में उनका अर्थ स्पष्ट कर लेना अन्वय के रूप में होता है। लेकिन यहाँ पर जो है ओंकार दास जी ने तो अन्वय के भेद दो, दंडान्वय खंडान्वय अलग ही बता दिए। दंडान्वय का मतलब तो ये कह दिया कि सबसे पहले प्रधान वाक्य को खोजते हैं, उसके बाद में विशेषण विशेष्य आदि को जोड़ते हुए फिर प्रत्ययों से संबंधित जो शब्द हैं उनको जोड़ते हुए फिर उस पर आश्रित वाक्य लिखकर संपूर्ण श्लोक को एक सीधे वाक्य के रूप में बदल देना ही दंडान्वय है। मतलब यहाँ इन्होंने दंड शब्द जो है, दंडान्वय में जो दंड शब्द है, इस दंड शब्द को उन्होंने किसका प्रतीक माना है? वाक्य का। दंड शब्द में इन्होंने दंड को वाक्य का प्रतीक माना है। और फिर ये कहते हैं कि अगर किसी श्लोक को हमें पढ़ाना है तो उस श्लोक से संबंधित सबसे पहले प्रधान वाक्य ढूंढ लो, फिर उस पर आश्रित वाक्य ढूंढ लो, और आश्रित वाक्य आदि ढूंढने के बाद फिर कर्ता, कर्म, क्रिया आदि से संबंधित व्याकरण संबंधी
ये व्याकरण संबंधी जो प्रश्न हैं, इन्हीं प्रश्नों को करते हुए, व्याकरण संबंधी प्रश्नों को करते हुए फिर जो शिक्षण कार्य करवाया जाता है उसे कहा जाता है दंडान्वय विधि। ये समझ लिया आप, दंडान्वय ये है। फिर अब ये जो दंडान्वय है, इसमें आपको एक बात तो बताया कि दंड किसका प्रतीक है? वाक्य का प्रतीक है। तो अन्वय के दो भेद बताए हैं, एक दंडान्वय, दूसरा खंडान्वय। दंडान्वय में पहले प्रधान वाक्य खोजा जाता है, फिर उस पर आश्रित वाक्य खोजे जाते हैं। इस प्रकार संपूर्ण श्लोक को एक सीधे वाक्य में बदल करके व्याकरणात्मक प्रश्न, ये ध्यान रखना, इसी से आपका आंसर आ जाएगा। व्याकरण संबंधी प्रश्नों को करते हुए फिर पद्य का शिक्षण करा देना ही कौन सी विधि है? दंडान्वय। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, दंडान्वय विधि के विषय में समझते हैं। सबसे पहले माध्यमिक स्तर पर जो प्रयुक्त होने वाली विधियां हैं, उनमें पहली विधि जो है वह है कौन सी विधि? दंडान्वय विधि। कौन सी विधि है पहली? दंडान्वय विधि है। अब दंडान्वय विधि के बारे में यदि हम चर्चा करें तो दंडान्वय क्या है, तो इसमें ये कहा गया है कि ओंकार दास जो हैं, इनकी पुस्तक का नाम है अन्वय प्रबोध। और अन्वय प्रबोध में इन्होंने अन्वय के कितने भेद बताए हैं? दो भेद बताए हैं, जिसमें पहला भेद दंडान्वय है, तो दूसरा भेद कौन सा है? खंडान्वय है। अब हम बात करते हैं दंडान्वय विधि की। पद्य शिक्षण में अन्वय का विशेष महत्व होता है, क्योंकि इसमें पद्य का अर्थ का सम्यक ज्ञान प्राप्त करना सरल हो जाता है। सम्यक ज्ञान का मतलब सही, सटीक ज्ञान, उचित ज्ञान। दंडान्वय में दंड शब्द वाक्य का प्रतीक है, इस बात को आप विशेष ध्यान रखेंगे। ये प्रश्न जो है आपसे एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। दंडान्वय में दंड शब्द जो है वो वाक्य का प्रतीक माना गया है, अर्थात इस विधि में शिक्षण के समय शिक्षक सर्वप्रथम प्रधान वाक्य को खोजता है, तत्पश्चात इसके बाद में कर्ता, कर्म, क्रिया आदि से संबंधित प्रश्नों के द्वारा पद्य का शिक्षण कराना दंडान्वय कहलाता है। दंडान्वय में प्रश्न जो होते हैं वो व्याकरण संबंधी होते हैं, इस बात को भी आप विशेष ध्यान रखेंगे कि व्याकरण संबंधी प्रश्नों के द्वारा फिर किसी पद्य को पढ़ाना क्या कहलाता है? दंडान्वय। उसके बाद आगे की चर्चा करें। किसी भी पद्य का दंडान्वय करते समय सबसे पहले विशेषण को ढूंढकर उसके साथ विशेष्य जोड़ा जाता है। सीधी सी बात याद रखें, विशेषण विशेष्य खोज करके लिखे जाते हैं। उसके बाद कत्वा प्रत्यय हैं, नवुल प्रत्यय हैं, लेप प्रत्यय हैं आदि, ये जो प्रत्यय हैं इन प्रत्ययों से युक्त शब्दों को खोजा जाता है और फिर सीधे वाक्य के रूप में बदल दिया जाता है। प्रधान वाक्य को खोजकर, इसमें यह कहा गया सारा तथ्य ये है सार, प्रधान वाक्य को खोजकर उस पर आश्रित वाक्यों को ज्ञान प्राप्त किया जाता है। यही दंडान्वय की विशेषता है। दंडान्वय में दंड का शाब्दिक अर्थ जो है, दंडान्वय में जो दंड का शाब्दिक अर्थ है वो तो ग्रंथि युक्त दंड से है, लेकिन इस विधि में इस विधि में जो आप ऐसे कहें प्रतीक जो माना गया है वो वाक्य को बताना है, तो आपको दंड से अभिप्राय क्या बता देना है? वाक्य ही बताना है। दंडान्वय में संपूर्ण पद्य को एक वाक्य के रूप में लिख करके व्याकरण संबंधी प्रश्नों का निर्माण करते हुए शिक्षण कार्य करवाया जाता है। यही प्रश्न आपसे पूछा जाता है, पद्य शिक्षण की वह कौन सी विधि है जिसमें पद्य को या श्लोक को व्याकरण संबंधी प्रश्नों के द्वारा शिक्षण कार्य करवाया जाता है? तो व्याकरण संबंधी प्रश्नों का नाम आते ही आप यहाँ आंसर करेंगे कौन सा? दंडान्वय विधि। ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। इसमें दंडान्वय विधि के गुणों की हम बात करें तो देखिए, प्रश्नोत्तरों के द्वारा पढ़ाया जाता है तो छात्रों में सक्रियता रहती है, इसलिए मनोवैज्ञानिक विधि के रूप में मानी गई है। इसमें छात्र सक्रिय रहते हैं, इस विधि द्वारा शिक्षण सरल हो जाता है तथा छात्रों को व्याकरण का सामान्य ज्ञान होने लगता है। यदि हम दोषों की बात करें इसके, तो पाठ के प्रवाह में अवरोध हो जाता है और प्राथमिक स्तर पर है पद्य शिक्षण के लिए अनुपयुक्त विधि है। और तीसरा यदि हम बात करें तो इस विधि के द्वारा छात्रों को जो है रसानुभूति, छात्रों को व्याकरण का ज्ञान प्रदान कराने के कारण रसानुभूति नहीं हो पाती है, ये भी इसका एक दोष ही है। उसके बाद अगली जो विधि है खंडान्वय विधि। खंडान्वय विधि की हम बात करें तो खंडान्वय विधि में आप ध्यान दें, वही ओंकार दास ने जो दो भेद बताए हैं उसमें दूसरा भेद खंडान्वय विधि है। खंडान्वय विधि के प्रवर्तक वही ओंकार दास माने जाते हैं। पुस्तक का नाम अन्वय प्रबोध है। इस विधि के अंतर्गत भी अन्वय करते समय सबसे पहले प्रधान वाक्य को ही ढूंढा जाता है। लेकिन इसमें अंतर क्या है? फिर अंतर यह है, दंडान्वय में तो प्रश्न व्याकरण संबंधी होते हैं, जबकि खंडान्वय विधि में प्रश्न जो होते हैं पाठ्यवस्तु से संबंधित तथा साहित्य से संबंधित संबंध रखने वाले ये जो प्रश्न हैं वो होते हैं। एक बात और, इस विधि में जो है आप ये कहेंगे जब प्रश्नोत्तर बनाए जाते हैं तो प्रश्नोत्तर व्याकरण संबंधी नहीं होते हैं, बल्कि उस श्लोक में क्या विषय वस्तु दी गई है, कौन से छंद अलंकार आदि साहित्य संबंधित तत्व हैं, उन्हीं के प्रश्न होते हैं।
अब आगे हम चर्चा करें पद्य का अन्वय करते समय किम, इसको ध्यान रखें। किम शब्द का प्रयोग करते हुए कुछ प्रश्नों का निर्माण किया जाता है और वे प्रश्न होते हैं वो किससे संबंधित होते हैं, इसकी विषय वस्तु से संबंधित होते हैं। ठीक है। और प्रश्नों का निर्माण करते हुए छात्रों में आकांक्षा व जिज्ञासा उत्पन्न कर दी जाती है जिससे वे सक्रिय रहते हैं। तत्पश्चात उन्हीं प्रश्नों के आधार पर बालक जो हैं उत्तर बताकर शिक्षण कार्य वहाँ करवा दिया जाता है। उसके बाद हम बात करें इस विधि में संज्ञा सर्वनाम आदि का ज्ञान कराने के लिए किम सर्वनाम का प्रयोग करते हुए प्रश्न बनाया जाता है और तत्पश्चात उनके उत्तरों का ज्ञान करवाते हुए शिक्षण कार्य करवा दिया जाता है। अन्वय प्रबोध में, अन्वय प्रबोध नामक जो पुस्तक है उस अन्वय प्रबोध में खंडान्वय के विषय में ये कहा गया है, क्या कहा गया है कि अन्वय करते समय सर्वप्रथम कर्ता कर्म क्रिया को लिखा जाता है। उसके बाद में जो है कत्वा ल्यप तुमुन आदि जो प्रत्ययों से युक्त शब्दों को ढूंढ करके लिखा जाता है और अंत में तृतीया चतुर्थी आदि जो विभक्तियां हैं उनसे संबंधित शब्दों को ढूंढ करके लिखा जाता है। अब देखिए एक खंड में तो कर्ता कर्म आ गए, एक में ल्यप प्रत्ययों से युक्त आ गए, एक में विभक्तियों से युक्त आ गए। इस प्रकार उस संपूर्ण श्लोक को अलग अलग खंडों में विभाजित कर लिया जाता है। इस प्रकार संपूर्ण श्लोक को, संपूर्ण पद्य को एक वाक्य में विभिन्न खंडों में विभाजित करते हुए प्रस्तुत कर दिया जाता है और जैसे ही खंडों में विभाजित हो गए इसी आधार पर ये विषय वस्तु से संबंधित जो प्रश्न हैं वो पूछते हुए फिर उस पद्य का शिक्षण करा दिया जाता है, पढ़ा दिया जाता है। इस विधि के अंतर्गत दंडान्वय में जो कमी रही है उसी कमी को पूर्ण कर दिया जाता है। खंडान्वय विधि प्रश्नोत्तर विधि का ही अंग मानी जाती है। अतः इस विधि को, जो खंडान्वय विधि है, इस खंडान्वय विधि को पद्य शिक्षण की प्रश्नोत्तर प्रणाली, खंडान्वय विधि को पद्य शिक्षण की प्रश्नोत्तर प्रणाली भी कहा जाता है। ये भी आप ध्यान रख लेना। प्रश्नोत्तर विधि का ये एक अंग मानी जाती है। प्रश्नोत्तर विधि का उद्गम स्थान आकांक्षा है, अतः खंडान्वय विधि को आकांक्षा विधि के नाम से भी सामान्यतः जाना जाता है। ये खंडान्वय विधि की बात होगी। माध्यमिक स्तर पर प्रयुक्त होने वाली दूसरी विधि। अब इस विधि के यदि हम गुणों की बात करें तो माध्यमिक स्तर पर शिक्षण की दृष्टि से श्रेष्ठ विधि मानी जाती है। मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का अनुसरण करती है, अतः मनोवैज्ञानिक विधि है। छात्रों में रुचि उत्पन्न करने और उनको सक्रिय बनाने में भी उपयोगी है। इसी प्रकार हम बात करें साहित्य के पक्ष, जैसे छंद अलंकार आदि का ज्ञान होने लगता है और साहित्यिक प्रश्नों के कारण छात्रों को सौंदर्यानुभूति का अवसर भी प्राप्त होता है। आप ये ध्यान रखें। दूसरी बात एक और आप ये देखें, पद्य शिक्षण की जो श्रेष्ठ विधि मानी जाती है, सभी विधियों में पद्य शिक्षण की जो श्रेष्ठ विधि मानी जाती है वह खंडान्वय विधि है। सीधी भाषा में आप ये भी ध्यान रख लेना, पद्य शिक्षण की श्रेष्ठ विधि, पद्य शिक्षण की श्रेष्ठ विधि कौन सी विधि मानी जाती है? खंडान्वय विधि मानी जाती है। ये आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद इसके दोषों की चर्चा करते हैं और दोष हैं समय अधिक लगता है, प्राथमिक स्तर के लिए अनुपयुक्त विधि है। अब माध्यमिक स्तर पर प्रयुक्त होने वाली एक तो दंडान्वय विधि होगी, एक खंडान्वय विधि होगी। अब चर्चा करते हैं हम इसके माध्यमिक स्तर पर आगे जो प्रयुक्त होने वाली विधि है व्याख्या विधि। देखिए इसके नाम से ही परिभाषा है। वैसे गद्य में व्याख्या के बारे में अपन ने यह कहा था, पदच्छेद पदार्थोक्ति विग्रह वाक्य योजना आक्षेपात समाधानम व्याख्या षड्विधम स्मृतम। यहाँ आपको क्या करना है, जैसे सप्रसंग व्याख्या आपने कक्षा 10-12 आदि में जो सप्रसंग व्याख्या की थी वही विधि जो है व्याख्या विधि है। इसमें होता क्या है, इसमें होता ये है कि शिक्षक जब किसी पद्य को, किसी श्लोक को पढ़ाता है तो उससे संबंधित उसका कवि परिचय, कवि ग्रंथ परिचय, जिसमें कि प्रसंग संदर्भ आ जाते हैं, उसके बाद उसके जो मूल भाव आदि जो हैं उनकी व्याख्या करता है। साथ ही उसकी भौगोलिक स्थिति, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आदि जो भी हैं उन सब का उल्लेख करते हुए फिर उस पद्य का शिक्षण कार्य करा दे और अंत में विशेष में व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ आदि जो हैं, साहित्यिक जो तत्व, छंद अलंकार आदि जो हैं उनका सामान्य ज्ञान करवा दिया जाता है। इस प्रकार विस्तृत विश्लेषण करते हुए फिर श्लोक को पढ़ाना ही कौन सी विधि मानी जाती है? व्याख्या विधि मानी जाती है। देखिए यही बात है यहाँ कि श्लोक को पढ़ाते समय, पद्य को पढ़ाते समय प्रत्येक शब्द की व्याख्या की जाती है। व्याख्या के दौरान पद्य से संबंधित कवि परिचय, कवि ग्रंथ परिचय, उसका प्रसंग संदर्भ, इसी प्रकार पद्य की रचना शैली, छंद अलंकार, भौगोलिक स्थिति, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
आदि का जो है ज्ञान करवाना ही कौन सी विधि है? व्याख्या विधि है। इस विधि का प्रयोग सबसे ज़्यादा उच्च माध्यमिक स्तर पर किया जाना अपेक्षित है, मतलब ज़्यादा प्रयोग इसका उच्च माध्यमिक स्तर पर होना चाहिए। पर यहाँ पर कक्षा 10 की जैसे माध्यमिक विद्यालय की हम बात करते हैं, वहीं पर सहप्रसंग व्याख्याओं का प्रयोग होने लग जाता है। इसलिए हम ऐसे कह सकते हैं ये विधि जो है वो माध्यमिक स्तर पर प्रयुक्त होने वाली पद्य शिक्षण की विधियों में शामिल की जाती हैं। इसके बाद इसके गुण दोषों की बात करें तो सामान्य से इसके गुण दोष हैं। व्याख्या के द्वारा यदि आप पढ़ाएंगे तो छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि होने लगेगी, विषय वस्तु का विस्तृत ज्ञान हो जाएगा, साहित्य के कवियों का परिचय होने लगेगा। लेकिन लंबे लंबे जब व्याख्यान दिए जाते हैं तो छात्रों में निष्क्रियता की संभावना बनी रहती है। इसलिए मनोवैज्ञानिक विधि मानी जाती है और प्राथमिक स्तर के लिए ये सर्वप्रयुक्त अनुपयोगी विधि है। ये जो विधि होगी अपनी कौन सी? व्याख्या विधि। अब उच्च स्तर की विधियाँ आएंगी। उच्च स्तर की विधियों की यदि हम बात करें तो उच्च स्तर की विधियों में सबसे पहले विधि मानी जाती है व्यास विधि। व्यास विधि क्या है, किसे कहते हैं व्यास विधि? तो हमें व्यास के बारे में पता हो तो व्यास विधि का पता चल जाएगा। देखिए, प्राचीन काल में जो कोई लोग वेदों की व्याख्या करता था, वेदों के उपदेश आदि देता था, उस व्यक्ति को व्यास के नाम से जाना जाता था। तो इसमें उसी व्यास के समान उपस्थित होकर के, मतलब शिक्षक जो है जब किसी पद्य को पढ़ाता है, किसी श्लोक को पढ़ाता है, तो उस समय वह क्या करता है, श्लोक को जिस प्रकार व्यास वेदों की विषय वस्तु को कथावाचक के रूप में सुनाता था, वैसे ही शिक्षक संपूर्ण पद्य को उस एक कथावाचक के समान, इसी को याद रख लेना, इसी उत्तरार्जन है, शिक्षक किसी पद्य को कथावाचक के समान उपस्थित होकर के फिर उसका स्पष्टीकरण करता है, उसका शिक्षण आदि कराता है। उसी विधि को कहा जाता है कौन सी विधि? व्यास विधि। देखिए, जो विद्वान वेद संहिताओं की व्याख्या करते थे वे व्यास कहलाते थे। इस विधि के अंतर्गत शिक्षक एक कथावाचक के समान उपस्थित होकर, इसको बात सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है, एक कथावाचक के रूप में उपस्थित होकर अनेक दृष्टांतों को प्रस्तुत करते हुए जो पद्य का शिक्षण कराता है, उसी विधि को कहा जाता है कौन सी विधि? व्यास विधि। इस विधि में प्रत्येक पद को भाव एवं भाषा की दृष्टि से समझाया जाता है। ये भाव और भाषा का मतलब क्या है? देखिए, भाव की दृष्टि की हम बात करते हैं तो भाव की दृष्टि से तो ये हो गया उस पद्य में निहित तो मूल भाव कौन सा है, केंद्रीय भाव कौन सा है, जो कवि जो है उस पद्य के माध्यम से कौन सा संदेश देना चाहता है, वो तो भाव की दृष्टि से हो गया। भाषा की दृष्टि से हम बात करें तो उसकी रचना शैली, उसमें जो भी वाक्य, उसमें जो भी शब्द प्रयोग करेंगे, प्रत्येक शब्द का उसका प्रयोग करने के पीछे उसका महत्व क्या है, उसकी उपयोगिता क्या है, उसके स्थान पर यदि पर्याय शब्द आदि लिख दिए जाएं तो वाक्य विन्यास पर कौन सा प्रभाव पड़ेगा, उसका अर्थ दोष क्या होगा, इस आधार पर स्पष्टीकरण करना भाषा की दृष्टि से स्पष्टीकरण करना है। और पद्य में जो कवि संदेश देना चाह रहा है उसके मूल भाव क्या है, उसके केंद्रीय भाव क्या है, इसके अनुसार स्पष्टीकरण करना, भाव की दृष्टि से स्पष्टीकरण करना है। तो ध्यान दीजिए, इसमें कहा गया है कि भाषा की दृष्टि से स्पष्ट करते समय प्रत्येक शब्द के महत्व को स्पष्ट करके, प्रत्येक शब्द के महत्व को स्पष्ट करते हुए उसके स्थान पर पर्याय शब्द के प्रयोग से उत्पन्न अर्थ दोष, वाक्य शब्द के प्रयोग से उत्पन्न अर्थ दोष, फिर उसके बाद वाक्य विन्यास पर पड़े प्रभाव। यहाँ ये जो पंक्ति है आप इसको ये ध्यान रखना, ये इस रूप में हो गए। प्रत्येक जो भी शब्द दिया गया, प्रत्येक शब्द के महत्व को स्पष्ट करते हुए उसके स्थान पर पर्याय शब्द के प्रयोग करने से उत्पन्न अर्थदोष तथा वाक्य विन्यास पर पड़े प्रभाव आदि की ओर इसमें संकेत किया जाता है। इस विधि में शब्द शक्ति, छंद, अलंकार, गुण, रस, रीति आदि के प्रयोजन का ज्ञान भी करा दिया जाता है। इस विधि के अंतर्गत शिक्षक को पद्य में निहित भावानुसार उचित भाव भंगिमा के अनुसार अभिनय करते हुए श्लोक का वाचन भी करना होता है। इस विधि में शिक्षक को अधिक सक्रिय रहना होता है। साहित्यिक, ऐतिहासिक, पौराणिक प्रसंगों के पठन पाठन के समय ही इस विधि का जो है सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। तो व्यास विधि का सर्वाधिक प्रयोग कहाँ होता है? साहित्यिक, ऐतिहासिक, पौराणिक जहाँ प्रसंग आते हैं, इनसे संबंधित जो कविताएं होती हैं उन्हीं को पढ़ाने के लिए व्यास विधि का सर्वाधिक प्रयोग होता है। एक बात और ध्यान रखना, व्यास विधि जो है, इस व्यास विधि को भाष्य विधि, व्यास विधि को भाष्य विधि के नाम से भी जाना जाता है, ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद आगे इसके गुणों की हम बात करें तो गुणों में आप ये कह सकते हैं उच्च स्तरीय कक्षाओं के लिए पद्य शिक्षण हेतु उपयोगी विधि है,
छात्रों को साहित्य के तत्वों का ज्ञान हो जाता है। इस विधि में छात्र जो हैं वो निष्क्रिय रहते हैं, अतः शिक्षण में नीरसता आ जाती है। इसलिए नीरसता आने के कारण ही ये अमनोवैज्ञानिक विधि मानी जाती है। भावाभिव्यक्ति का बालकों को अवसर नहीं मिल पाता है, इसलिए श्रवण कौशल के अतिरिक्त अन्य कौशलों का विकास इसमें नहीं हो पाता है। फिर उसके बाद अगली विधि की हम बात करें तो वह है तुलना विधि। तुलना इसके नाम से ही परिभाषा है। इसमें रीट में एक प्रश्न आया भी था, तो किस विधि के अंतर्गत शिक्षक है कविता की समान भाव या विरोधी भाव वाली कविता की तुलना करते हुए पढ़ाता है? आंसर है तुलना विधि। तो ध्यान दें, तुलना विधि होती क्या है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो शिक्षक जब किसी श्लोक को, किसी पद्य को पढ़ाता है तो उस पद्य से संबंधित उसी के समान भाव वाली कोई दूसरी कविता ले ले और फिर दोनों में समान भावों के अर्थ को तुलना करते हुए फिर शिक्षण कराना ही कौन सी विधि है? तुलना विधि, जैसा कि नाम से ही पता है। अब ये जो तुलना है वो 3 प्रकार से की जा सकती है। 3 प्रकार से किसे? जैसे एक ही साहित्य है, मान लो संस्कृत साहित्य की हम बात कर लेते हैं। संस्कृत साहित्य है और संस्कृत साहित्य के एक ही कवि हैं। जैसे एक ही कवि की हम बात कर लें, जैसे भर्तृहरि की हम बात कर लें, जिन्होंने नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक तीनों लिखे हैं। तो भर्तृहरि ने मान लीजिए विद्या की महिमा में कोई श्लोक लिखा है, विद्या की महिमा में कोई श्लोक लिख दिया कि न चोरहार्यम न च राजरिहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी व्यकृति वर्धित एवं नित्यम विद्या धनम सर्वधन प्रधानम। ठीक है, अपन ने कहा। और इसी प्रकार अपन ऐसे कह सकते हैं अपूर्व कोशो अयम विद्यते तव भारती व्यकृति वर्धत एवं नित्यम विद्या धनम सर्वधन प्रधानम। कि ये जो विद्या की महिमा के विषय में कहा, तो कवि साहित्य एक है, कवि एक है, लेकिन उसकी जो रचनाएं हैं, समान भाव वाली कविताएं हैं, वो अलग अलग हो गई। तो एक तो प्रकार से तुलना ये होगी कि साहित्य एक, उसका कवि एक, लेकिन समान भाव वाली कविताएं अलग अलग। नंबर 2, साहित्य तो एक हो सकता है लेकिन उसके कवि अलग अलग आ जाएं। जैसे विष्णु शर्मा और अब इधर के नारायण पंडित जो हैं, इनके श्लोक आदि समान मिलते आ जाएं। विष्णु शर्मा का कोई श्लोक आ जाए, इधर भर्तृहरि का कोई श्लोक आ जाए, दोनों नीति कवि हैं इस रूप में। तो आप ये क्या कहेंगे, अपन ऐसे कह सकते हैं साहित्य एक और उसके कवि अलग अलग हो जाएं और फिर उनकी कविताओं की तुलना करते हुए अध्ययन करवा दिया जाए। तीसरा एक तरीका और है, इस बार साहित्य भी अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम बात करें कबीरदास जी आगे हिंदी के और संस्कृत के जो भर्तृहरि आगे, और उन्होंने परोपकार की महिमा के विषय में कह दिया। जैसे हम बात करें अपन भर्तृहरि की बात कर लेते हैं, इन्होंने नीति शतक में परोपकार के विषय में कहा है परोपकाराय फलंती वृक्षाः परोपकाराय वहंती नद्यः परोपकाराय दुहंती गावः परोपकारार्थम इदम शरीरम। ये परोपकार की महत्ता के विषय में कहा है। तो आप इस कविता को पढ़ा रहे हैं, भर्तृहरि द्वारा रचित ये जो संस्कृत की जो कविता है, इस कविता को आप पढ़ा रहे हैं, तो इसके समान भाव वाली दूसरे साहित्य की कविता ले लीजिए। जैसे दूसरे साहित्य की हम बात करें, हिंदी साहित्य के प्रयोग कर लें। हिंदी साहित्य में जैसे कबीरदास जी हुए हैं, कबीरदास जी ने एक दोहा लिखा है कि वृक्ष कबहू ने फल बखे नदी ने संचेत नीर परमार्थ के कारणे साधु ने धरा शरीर। ठीक है, इसी प्रकार अपन बात कहें, रहीमन दास जी भी कहते हैं तरवर फल नहीं खात हैं सरवर पिए हैं न पान। अब देखिए, अब इन तीनों जो श्लोक आप जो बोल रहे हैं, तो एक ने कहा, एक में आप कबीर जी का दोहा बोल रहे हैं, एक तरफ आप भर्तृहरि संस्कृत साहित्य के जो कवि हैं उनके परोपकार का श्लोक बोल रहे हैं। तो दोनों में समान भाव है, परोपकार के जो समान भाव है, तो इन दोनों में परस्पर तुलना करते हुए फिर आप इसी श्लोक का अर्थ करवा दें, शिक्षण ज्ञान करवा दें। यही विधि जो है आप इस कहेंगे तुलनात्मक विधि। अब इस विधि से पढ़ाने से एक तो छात्रों को विभिन्न साहित्यों का ज्ञान होने लगता है, छात्र जो कवियों का परिचय होने लगता है, उनकी शैलियों का परिचय होने लगता है। लेकिन इस विधि को तो वही शिक्षक पढ़ा सकता है जिसे अलग अलग साहित्यों का जो ज्ञान होगा, वही शिक्षक इस विधि के द्वारा शिक्षण करवाएगा। यह भी उच्च स्तर पर प्रयुक्त होने वाली पद्य शिक्षण की विधि है तुलना विधि। तो चलिए देखते हैं तुलना विधि के बारे में। आपने कहा इस विधि के अंतर्गत काव्य या जो कविता जो है उसके व्यापक अध्ययन की ओर ध्यान दिया जाता है। इसमें प्रस्तुत श्लोक को उसके समान भाव वाले श्लोक से तुलना करते हुए पढ़ाया जाता है। ठीक है, उसके बाद में शिक्षक को अधिक परिश्रम करना पड़ता है, विषय वस्तु के प्रति छात्रों की रुचि बढ़ जाती है तथा श्लोक के अर्थ को समझने में सहायता मिलती है। उसके बाद अपन बात करें, इस विधि में समान भाव वाले पद्यों की तुलना 3 प्रकार से की जाती है। निम्न प्रकार से कैसे? नंबर 1, एक ही साहित्य के एक ही कवि के समान भाव वाली कविताओं की तुलना।
एक ही साहित्य के अलग अलग कवियों की समान भाव वाली कविताओं की तुलना, और तीसरा हो गया साहित्य भी अलग अलग होंगे और अलग अलग कवियों की जो अलग अलग कविताएं हैं उनकी तुलना करते हुए अध्ययन कराना। इस प्रकार से यहाँ इसमें तुलना होती है। अब जैसे कोई उदाहरण के द्वारा हम बात कर लें, जैसे संस्कृत साहित्य में तो भर्तृहरि कवि हैं, संस्कृत साहित्य में है भर्तृहरि। इनकी जो है परोपकार के महत्व के विषय में कोई कविता है कि परोपकाराय फलंती वृक्षा, परोपकाराय वहंती नद्यः, परोपकाराय दुहंती गावे, परोपकारार्थम इदम शरीरम। अर्थात वे कहते हैं कि वृक्ष परोपकार के लिए फल देते हैं, नदियाँ परोपकार के लिए बहती हैं, गायें परोपकार के लिए दूही जाती हैं, इसी प्रकार हमारा ये जो शरीर है वो परोपकार के लिए है। भर्तृहरि तो परोपकार की महत्ता में ऐसे कहते हैं। अब हिंदी साहित्य में जो कबीरदास जी हैं वे कहते हैं वृक्ष कबहू ने फल बखे, नदी ने संचय नीर, परमार्थ के कारणे साधु ने धरा शरीर। वे कहते हैं वृक्ष कबहू ने फल बखे, वृक्ष कबहू फल न बखे, वृक्ष अपने फल कभी नहीं खाते हैं। नदी ने संचय नीर, नदी अपना जल जो है वो इकट्ठा नहीं करती है, अर्थात परोपकार के लिए बहती है। परमार्थ के कारणे साधु ने धरा शरीर, साधु सज्जन लोग जो हैं परमार्थ के कारण अर्थात परोपकार के लिए ही शरीर धरा, शरीर को धारण करते हैं। तो ये जो दोनों एक श्लोक और ये जो दोहा हैं अलग अलग साहित्यों के अलग अलग कवियों के, इन दोनों में एक समान भाव है। इस प्रकार समान भाव वाली कविताएं लेकर के फिर इनका परस्पर तुलनात्मक अध्ययन करते हुए फिर काव्य पढ़ाना, शिक्षण कराना, पद्य का शिक्षण करा देना ही कौन सी विधि है? तुलनात्मक विधि है। क्लियर? उसके बाद आगे इस विधि में हम बात करें, जैसे कि अपन ने ये दो उदाहरण लिए थे, इसमें कहा भर्तृहरि के श्लोक एवं कबीर के इस दोहे में एक समान भाव परोपकार के विषय में बताया गया है। इस प्रकार इस विधि के अंतर्गत समान भाव वाले पद्यों की तुलना करते हुए जो है समान भाव वाले पद्यों की तुलना करते हुए फिर शिक्षण कार्य कराया जाता है। अब आगे बात करें इसके गुण और दोषों की। यह विधि उच्च स्तर पर शिक्षण के लिए उपयोगी है। इस विधि द्वारा शिक्षण कराने से एक तो बात कौन से स्तर पर उपयोगी है? उच्च स्तर पर। छात्रों में तर्क शक्ति, निरीक्षण शक्ति तथा आप कहें चिंतन शक्ति आदि का विकास होने लगता है। इस विधि द्वारा शिक्षण कराने से छात्रों के विभिन्न साहित्य और कवियों और उनकी रचनाओं का ज्ञान प्राप्त होने लगता है। और एक बात और, तुलनात्मक दृष्टिकोण, ये भी हम कह सकते हैं। छात्रों में तुलनात्मक अध्ययन करने की योग्यता का विकास हो जाता है। जो तुलनात्मक अध्ययन करने की जो योग्यता है उसका विकास भी छात्रों में क्या होता है? होने लगता है, हो जाता है। ये सामान्य से इसके गुण हैं। दोषों की हम बात करें तो समय अधिक लगता है। इस विधि द्वारा शिक्षण कराने के लिए शिक्षक को विभिन्न साहित्यों का अच्छा ज्ञाता होना तथा भाषाविद होना अनिवार्य है, जिसका कि प्राय अभाव है। जिसका कि प्रायः अभाव पाया जाता है। ठीक है, ये सामान्यतः अपन कहें इस पद्य शिक्षण की जो तुलना विधि है उसके गुण दोषों की चर्चा। अब उसके बाद अगली जो विधि है अपनी वह है समीक्षा विधि। देखिए, समीक्षा सम और ईक्षा दो शब्दों से मिलकर के बना है। समीक्षा शब्द सम और ईक्षा इन दो शब्दों से मिलकर के बना है। और समीक्षा का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह है गुण दोषों का उल्लेख करना। इसका मतलब ये हो गया, जब आप किसी श्लोक को पढ़ा रहे होते हैं और उस श्लोक को पढ़ाएं उस समय जो है उसके जो भी कवि का जो काव्य शैली है, उसकी शब्द शैली, रचना शैली, छंद, अलंकार, रीति आदि जिसका भी उसने प्रयोग किया है, उसके गुण दोषों का उल्लेख करते हुए फिर आप अपने व्यक्त अभिव्यक्त करते हुए फिर किसी श्लोक का शिक्षण करवा रहे हैं, वही विधि कहलाती है कौन सी? समीक्षात्मक विधि। देखिए, समीक्षा का शाब्दिक अर्थ है गुण दोषों सहित वर्णन के साथ में अपने विचार प्रकट करना। इसका मतलब ये हो गया, इस विधि के अंतर्गत किसी पद्य का शिक्षण कराते समय शिक्षक जो है उस पद्य के गुण दोषों का विवेचन करते हुए अपने विचार प्रस्तुत करता है। इस विधि में छात्रों को कविता में विद्यमान कवि द्वारा बताए गए जीवन दर्शन का ज्ञान कराया जाता है। साथ ही उसकी भाषा शैली, उसकी रचना शैली आदि के गुण दोषों का भी उल्लेख करते हुए काल्पनिक विचार, छंद, अलंकार, रस, रीति आदि का ज्ञान करवा दिया जाता है। तो समीक्षा के नाम से पता है गुण दोषों का उल्लेख करते हुए शिक्षण कार्य करा देना। इस विधि के गुणों में ये है,
उच्च स्तरों के लिए तो सर्वाधिक उपयुक्त, ये ध्यान रखिए, उच्च स्तर के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विधि मानी गई है। दूसरी बात अपन बात करें, छात्रों में काव्यगत शैली तथा उसके गुण दोषों का ज्ञान हो जाता है। सामान्य बुद्धि और मंद बुद्धि बालकों के लिए अधिक उपयोगी नहीं है। इसी प्रकार माध्यमिक स्तर और प्राथमिक स्तर के लिए भी अनुपयुक्त विधि है, सामान्य सी विधि है, समीक्षात्मक विधि। लास्ट में अंतिम विधि जो बची वह है टीका विधि। टीका का मतलब क्या है, जटिल विषय वस्तु होती है, उस जटिल विषय वस्तु पर सरल रूप में जो पुस्तक लिख दी जाती है, जटिल विषय वस्तु पर सरल रूप में जो पुस्तक लिख दी जाती है उस पुस्तक को कहा जाता है टीका। टीक्यते अनियति टीका, अर्थात जिसके द्वारा सरल रूप में अर्थ स्पष्टीकरण कर दिया जाए, सरल कथन कर दिया जाए, वही क्या कहलाती है, टीका। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि जब शिक्षक किसी श्लोक को, किसी दोहे को, किसी कविता को पढ़ाता है, उस समय उस कविता से संबंधित जो भी कोई टीका है, उन टीकाओं का सहारा लेकर के फिर उसका शिक्षण कार्य करा देना है, कौन सी विधि है, टीका विधि है। देखिए सामान्यतः जिसके द्वारा सरल अर्थ स्पष्ट किया जाता है उसे क्या कहते हैं, टीका कहते हैं। इस विधि के अंतर्गत शिक्षक क्या करता है, मूल श्लोक को ही व्याख्या करता है, अर्थात मूल से न तो ज़्यादा लिखता है और न ही उससे ज़्यादा बताता है। इस विधि के अंतर्गत पद्य के सभी शब्दों या पदों की व्याख्या की जाती है, साथ ही इसमें जो गूढ़तम रहस्य हैं उन गूढ़तम रहस्यों को स्पष्ट करने तथा उनको समझने के लिए इस विधि का प्रयोग प्राचीन काल से किया जा रहा है। इस विधि में शिक्षण कराते समय शिक्षक विभिन्न टीकाओं का सहारा लेता है और टीकाओं का सहारा लेते हुए ही शिक्षण कार्य करवा दिया जाता है। उसके बाद हम बात करें इसके गुणों की, यदि हम बात करें तो आप ये कहेंगे छात्रों को शास्त्रीय ज्ञान होने लग जाता है और उनके ज्ञान में वृद्धि होने लगती है, छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि होने लगती है और भाषण शक्ति का विकास होने लगता है। दोषों में हम बात करें तो इसका एक मुख्य दोष ये है कि टीकाकार जहाँ कठिन शब्द आते हैं वहाँ तो व्याख्या पूर्ण रूप से न करके स्पष्टम ऐसा कह के छोड़ देता है, और जहाँ सरलता का भाव होता है वहाँ अनावश्यक विस्तृत व्याख्या करता जाता है। जटिल शब्द आ गए वहाँ तो छोड़ देता है और जहाँ सरल हो वहाँ अनावश्यक विस्तृत व्याख्या कर देता है। इस प्रकार ये जो पद्य पढ़ाए जाते हैं उसको कहा जाता है कौन सी विधि, टीका विधि। तो आज की हमारी ये जो क्लास हुई है, इस क्लास में हमने पद्य शिक्षण में जो प्रयुक्त होने वाली विधियाँ हैं, सामान्य सी विधियाँ, उनकी चर्चा की है। अगली जो अपनी क्लास होगी उस क्लास में एक नए शिक्षण विधियों के साथ फिर से उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।